गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके जो एसएससी है उसका फाइनल रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर करेंगे, जो कि आप लोगों के ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो ये हम इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो तो अलग से है ही। चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे पूरा जो है 21 चैप्टर्स का सेपरेट वीडियो है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और अच्छे से रिवीजन कर सके, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप लोगों को भी पता है कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और शायद हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के होने वाले हैं, तो उसके लिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बेटा, हम आप लोगों के पास रहकर तो स्कूल में आकर नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमसे जितना हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो है वो कंटेंट पहुंचाया जाए और रिवीजन आप लोगों का होता रहे, पढ़ाई में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं रहेगा, है ना, कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं रहेगा। आप लोगों को केवल इसको सुनना है, ये केवल रिवीजन के पर्पज़ से ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो नोट्स वगैरह आप लोगों के पास है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको एग्ज़ाम्स के पहले 1-2 बार रिवाइज करके सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन, और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास। तो अगर किसी भी देश में कहीं भी हमको डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। अब ये संसाधन क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, और हमारे लाइफ को क्या बना सके, ईजी बना सके। ईजी बना सके मतलब कि जैसे हम लोग को गर्मी लगता है हम लोग पंखा चालू कर लिए, हम लोग को भूख लगता है हम लोग खाना खा लिए, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे फॉरेस्ट के हो गए, है ना, या फॉरेस्ट से हम लोग बहुत सारा सामान लाते हैं, तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया, इसमें हमारे पास आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मिनरल्स में आ जाते हैं। कोल हो गया। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आ जाता है, जो हमारे ट्रीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, और जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हो गए, ये सब भी नेचुरल नेचुरल में आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। फिर ह्यूमन बींग्स भी क्या है, इटसेल्फ वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो ये सब हमारे लाइफ की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमारे लाइफ को इजी बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब आप लोगों के चैप्टर में एक बुक का नाम दिया गया है, उस बुक का नाम क्या है, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग इस बुक का नाम है। इस बुक के राइटर कौन है, रेचल कार्सन। ये बुक एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसका नाम ध्यान रखेंगे। इस बुक में क्या है, ये इन्वायरमेंट पर बेस्ड है ना। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण पर बेस्ड है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, है ना, केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो लास्ट में ह्यूमन बींग्स को ही क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। केमिकल्स इसमें बताया गया है कि केमिकल्स हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, है ना, और एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में, और वो पानी कहाँ पर जाता है, वो समुद्र में जाता है। और अल्टीमेटली उससे क्या होते हैं, जो जल जीव है ना, जो मरीन लाइफ है, जैसे कि फिश हो गए, ये सब इफेक्ट होते हैं। उसी फिश को कौन खा रहा है, ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को ही क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। बुक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, साइलेंट स्प्रिंग। राइटर कौन होंगे इसके, रेचल कार्सन। अब यहाँ पर हम लोग जो रिसोर्सेज देखे हैं उसका क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। तो अब आप लोग को, वैसे तो आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे आप लोगों को एग्जाम्स के लिए कैसे लिखना है ना, राइटिंग कैसे करना है। एग्जाम्स के पहले, आप लोग के फाइनल एग्जाम के पहले अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो उसके हिसाब से लिखना है। अगर लॉन्ग आंसर में यही क्वेश्चन आ गया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एग्जाम्पल वगैरह देना पड़ेगा अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आप लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखते हैं कि हमको रिसोर्स कहाँ से मिल रहा है, उसका उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है। तो पहला चीज़ तो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो नेचर से प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया आप लोगों को कि
क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, मिनरल्स हो गए, या फिर नेचुरल वेजिटेशन हो गया, जो पेड़ पौधे हैं ये सब हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन है। वहीं मैन मेड रिसोर्सेज क्या क्या आ जाएंगे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि रोड हो गया, है ना, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क हो गए, ये सब चीज जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं ये क्या हो जाएंगे, मैन मेड रिसोर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो कब खत्म हो जाएंगे, है ना, कब नष्ट हो जाएंगे, इसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू टाइप में फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, है ना, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है जल्दी, इसीलिए एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर देख रहे हैं। तो जो एग्जॉस्ट नहीं होगा, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है, जो समुद्र की लहरों में होता है ना। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी से जो एनर्जी निकलता है, आप लोग सुने होंगे अंदर में क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो अंदर में लावा है, तो उससे जो एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं। फिर हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी आप लोग सुने होंगे, जो डैम्स बना के क्या करते हैं, उसका पानी गिराते हैं डैम्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइडल एनर्जी, जिससे बिजली बनाया जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और ये खत्म होने वाले नहीं है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा इसको बोलते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब चीज है ना, जिसमें हम लोग सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में गैस हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एलपीजी, और जो कार वगैरह में, ऑटोमोबाइल में, व्हीकल में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीएनजी। तो ये क्या होता है एक बार अगर हम लोगों ने इसका यूज़ कर लिया तो ये लाखों करोड़ों साल तक ये फिर से हमको नहीं मिलने वाले हैं, ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये रिन्यू नहीं होंगे। कोल, पेट्रोलियम, है ना, मिनरल्स भी इसी में आ जाएंगे। तो ये एक बार हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, छोटा सा टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में। सतत पोषणीय विकास इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमको डेवलपमेंट तो करना है ना, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को खराब नहीं कर सकते। इसका मतलब कि क्या है, हमको इस तरीके से, इस मैनर में डेवलपमेंट करना है कि हम प्रेजेंट नीड को तो सेटिस्फाई करें, और आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग रिसोर्स को बचा के रख सकें, है ना, रिसोर्स को बचा के रख सकें, और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूशन नहीं करना है। इसका मतलब डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग को ऐसा नहीं कि पूरा जंगल को काट दिए और पूरा हम लोग क्या कर दिए, फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी, रोड बना दिए, चकाचक एकदम चमका दिए, ऐसा नहीं करना है ना। या पूरे कोयला को हम लोग खत्म कर दिए, पूरे आयरन को खत्म कर दिए, तो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपने लिए भी अभी यूज करें और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है ना। और प्लस इसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट को क्लीन और हेल्दी रखना है ना, उसमें पॉल्यूशन नहीं करना है ज़्यादा। फिर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं इन्वायरमेंट में, है ना, जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो हमारे सी हो गया या रिवर हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग गंदा पानी, अगर सीवेज का बात करें तो सीवेज एक पॉल्यूटेंट हो जाएगा, जो गंदी नालियों से जो पानी जाता है ना, सेप्टिक टैंक से जो पानी जाता है, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग एयर में बात करेंगे तो एयर में बहुत प्रकार के हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो गैसेस जाते हैं ये सब क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल हैं, जो नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी वहां पर पहुंच जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। फिर आता है व्हाट इज सिंक कैपेसिटी। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंक कैपेसिटी क्या है प्रीवियस ईयर्स में, है ना। तो सिंक मतलब क्या होता है, 2 चीज होता है, बताए हैं आप लोगों को, एक होता है सोर्स और दूसरा क्या होता है, सिंक, है ना। सोर्स मतलब जहां से कोई चीज ओरिजिन होता है, निकलता है, और सिंक जहां पर जाके वो क्या होता है, डंप होता है या खत्म होता है। जैसे पहाड़ हो गया और एक क्या हो गया, समुद्र हो गया। तो पहाड़ से नदियां निकलती है और जाके कहाँ वो समा जाती हैं,
सी में या समुद्र में समा जाती है। तो ये पहाड़ जो ग्लेशियर है उसके सोर्स हो गए और ये क्या हो जाएगा, उसका सिंक हो गया। तो यहाँ पर सिंक कैपेसिटी का मतलब क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या करता है, पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है ना, इसलिए हम लोग ट्री लगाने की बात करते हैं ताकि वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो सिंक तो क्या होता है, जैसे हम लोग एक कोई ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग क्या होता है, इसके पेट का एक कैपेसिटी होता है खाने का। अब मान के चलो ये 4 रोटी खा रहे, इसको हम लोग 6 रोटी खिला दिए, 10 रोटी खिला दी, तो क्या ये खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा। तो इसकी कैपेसिटी 4 है, 4 रोटी खाने की है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट का भी एक कैपेसिटी होता है कि वो कितने हद तक पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंक कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक कैपेसिटी, कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद आता है इंडोसल्फेन। ये भी पूछा गया है कि इंडोसल्फेन क्या है। तो इंडोसल्फेन क्या है, एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़े मारने की दवा, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ये केमिकल है जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता था, केरला में। लगभग 25 साल तक इसका यूज किया गया। क्या होता था, केरला में काजू, जो कैसू का क्रॉप होता था, उसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते थे अलग अलग, तो उसको मारने के लिए इंडोसल्फेन एक जो क्या है पेस्टिसाइड है। पेस्ट मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, उसको मारने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो उसके लिए ही यूज किया गया था इंडोसल्फेन। लेकिन बाद में इसका साइड इफेक्ट हो गया और इससे जो वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उनका ही हेल्थ खराब होने लग गया, तो इसको बैन कर दिया गया था बाद में। फिर आप लोगों को इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करना है, तो उसका मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करोगे, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वेस्टेज हो सकता है। वैसे ही रिसोर्स का आप लोगों को ध्यानपूर्वक यूज़ करना है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हमको अल्टरनेटिव पर फोकस करना है। अल्टरनेटिव मतलब कि जैसे अगर हम लोग अभी कोयला जला के बिजली बना रहे हैं, तो कोयला एक दिन के बाद में ख़त्म हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे काम करना है। सोलर पैनल्स वगैरह आप लोग देखते हो, तो इससे बिजली बनाया जा सकता है। तो उसके दूसरे तरीके भी हमको पता होने चाहिए कि अगर कोल नहीं रहा, ख़त्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक गाड़ी देखते हो, तो पेट्रोल और डीजल की जगह में इलेक्ट्रिक आ गया ना, बैटरी से चलने वाला। तो ये उसके अल्टरनेटिव हो गए। तो ऐसे ही हमको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर ध्यान देना है। फिर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन है, जो गवर्नमेंट बहुत सारे क्या करती है, योजनाएं बनाती है, स्कीम्स बनाती है ना, कि आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है। जैसे क्या होता है, जो साइलेंसर रहता है गाड़ी से जो निकलता है, इससे धुआं, तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगाने हैं। या वैसे ही जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, अब जो पॉल्यूशन निकलता है, तो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं जो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना है, ताकि हम लोग रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर सकें, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से रोक सकें। फिर इसके बाद क्या आता है, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि कुछ लोगों के पास में क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास में बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो हमको इसको क्या करना है, मैनेज करते हुए चलना है कि सभी को क्या कर सके, बराबर जो है, बराबर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन रिसोर्स जो है सब में अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स का हमको इस तरीके से मैनेज करना है ताकि उसको हम लोग वेस्ट भी ना करें और अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि सभी लोगों को उससे फायदा हो। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो क्या है, इंदिरा गांधी कमांड कैनाल एरिया। इंदिरा गांधी कमांड कैनाल एरिया क्या था, ये जानते हैं आप लोग। यहाँ पर ये जो राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है, आप लोग जानते हो। तो थार डेजर्ट क्या है, पूरे राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, अरावली माउंटेन्स है। अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में क्या है, थार का डेजर्ट है। तो यहाँ पर के किसान जो है, इनके पास पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इन लोग खेती नहीं कर पाते। तो सरकार ने एक योजना बनाया, उन्होंने क्या किया, ये पंजाब है, पंजाब के हरीके बैराज से, हरीके बैराज, यहाँ पर क्या है, ब्यास और सतलुज रिवर, ब्यास और सतलुज रिवर में एक डैम बनाया गया है ना, इसी को बोलते हैं हरीके बैराज। वहां से एक नहर निकाला गया। नहर की लंबाई कितनी थी, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का एक नहर निकाला गया, जो वेस्टर्न राजस्थान, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर है ना, तो ये इस वाले रीजन में क्या किया गया, राजस्थान में पानी पहुंचाने के लिए ये नहर बनाया गया था, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी कमांड कैनाल एरिया। फिर इससे छोटे छोटे क्या करके नहर बना करके गांव गांव तक पहुंचाया गया। तो इसका टोटल लेंथ जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 9060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर जो है इसका टोटल लेंथ हो जाता है। और ये
एक कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, वेस्टर्न पोर्शन में है ना, ताकि वहाँ पर लोगों को थार डेजर्ट वाले एरिया में वाटर मिल सके। तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 क्या है? लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस, लैंड मतलब क्या होता है? जमीन या भूमि होता है ना। आप लोग जानते हो कि ये अर्थ है, तो अर्थ के अलग अलग इसमें पोर्शन रहते हैं। एक जगह पर क्या है ना, एक जगह पर वाटर है, तो एक जगह पर क्या है, यहाँ हमारा लैंड है। फिर ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर है। तो जहाँ पर लैंड रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर। जहाँ पर वाटर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर। और जहाँ पर एयर रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर। तो अभी हम लोग लिथोस्फियर वाले एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लैंड हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसी में हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, है ना, और बहुत सारे इसके यूटिलाइजेशन हैं। अब इसमें क्या किया गया है, इंडिया में हम लोग कितने टाइप का लैंड यूज़ करते हैं, मतलब जो भूमि है उसके अलग अलग प्रकार, है ना, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये लगभग 7 टाइप्स दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड ही है इंडिया में। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, है ना, लगभग 60 से 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। फिर दूसरा आता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पर हम लोग खेती नहीं करते हैं। तो जहाँ पर हाउसेस हैं, है ना, डेजर्ट एरियाज हैं, बिल्डिंग्स बने हैं, पार्क बने हैं, है ना, ऐसे एरियाज जहाँ पर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। फिर थर्ड आता है जहाँ पर ऐसे लैंड जहाँ पर फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही क्या करते हैं, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को बना के रखते हैं। जो वाइल्ड लाइफ है इनका घर होता है, ये संरक्षण देते हैं। जितने भी हमारे टाइगर, है ना, बियर हो गया, डियर हो गया, ये सब जो वन्य जीव हैं उनका घर है ये फॉरेस्ट। तो आइडियली क्या होता है, जितना भी देश है, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में 33% उसका जो एरिया है, मान के चलो ये पूरा 100% है, तो 33% एरिया में उसका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन इंडिया में 33% में फॉरेस्ट कवर नहीं है, इससे 10% कम कर देंगे तो लगभग 23 से 24% हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर है ना। होना कितना चाहिए, 33%, लेकिन 23% ही हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग और लैंड का क्या यूज़ करते हैं, तो बाग बगीचे लगाने में यूज़ करते हैं। बाग बगीचे को क्या बोलते हैं, ऑर्किड्स। बाग बगीचों में क्या होता है, जहाँ पर फ्रूट्स लगाते हैं, जहाँ पर फ्लावर्स लगाते हैं, है ना। ये पुष्पा वाला नहीं है, फ्लावर समझा है क्या, ठीक है। तो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, तो ये सब जो हम लोग लगाते हैं, बागवानी फसलें इसको बोलते हैं ना, बाग बगीचे जो लगाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्किड्स बोलते हैं। फिर एक होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड को हम लोग हिंदी में परती भूमि या फिर खाली खाली जगह भी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ओल्ड फैलो लैंड और दूसरा क्या होता है, करेंट फैलो लैंड। आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, वहां पर खेती नहीं हो रहा है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलो लैंड। तो अगर 1 साल से ऊपर हो गया और उसमें खेती नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, तो उसको ओल्ड फैलो लैंड बोलते हैं। और अगर 1 साल के भीतर भीतर है, यानी कि 3-4 महीने से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, जैसे आप लोग देखते हो कि बारिश का फसल हो जाता है, उसके बाद गर्मी का फसल नहीं लगा है, तो वो 3-4 महीने, 5-6 महीने खाली रहता है, तो इसको हम लोग करंट फैलो लैंड बोलते हैं। तो लेस देन अगर 1 ईयर है तो इसको करंट फैलो लैंड बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है पैस्चर लैंड। पैस्चर मतलब क्या होता है, चारागाह, है ना। तो ऐसे जैसे ग्रासलैंड हो गया, तो यहाँ पर जो एनिमल्स है उसको क्या कराया जाता है, ग्रेजिंग कराया जाता है, चराया जाता है। ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पैस्चर लैंड बोलते हैं, पैस्चोरल लैंड बोलते हैं, जहाँ पर चारागाह होता है, पशुओं को चराया जाता है। फिर 7th आ गया बैरन लैंड। बैरन लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंजर भूमि, है ना। अब इसका यूज ज्यादातर हम लोग कहाँ पर करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो इसमें हम लोग इंडस्ट्री बना दिए, पार्क बना दिए, है ना, मॉल बना दिए। तो ये सब हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करते हैं बैरन लैंड को। फिर आता है लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। लैंड एक्विजिशन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, घर जो है वो रोड के एकदम पास में रहता है, किनारे में रहता है। तो सरकार क्या करती है, जब इस रोड को चौड़ा करती है, या कहीं से मान के चलो रेल पटरी निकालना है ना,
तो इसके आसपास जो रह रहे जो लोग हैं, है ना, उनको क्या करती है, वहां से हटा देती है, हटा देती है। इसी को क्या बोलते हैं, लैंड को एक्विजिशन करना, मतलब सरकार इस जगह को ले लेती है। तो हालांकि जगह इन लोगों का है, तो लेकिन सरकार क्या करती है, उसको विकास के नाम पर उनसे ले लेती है और बदले में उनको क्या देती है, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब होता है मुआवजा राशि, है ना। जो इनका जमीन लिया गया है उसके बदले में इनको पैसे दे दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं कंपेंसेशन। तो ये पूछा जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट कब आया था, तो 2013 में आया था। इसके लिए कानून बनाया गया था 2013 में, 2013 में। तो पूछा जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट कब आया था, तो ये 2013 में आया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल या इसी को सॉइल होराइजन भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, ये अर्थ हो गया तो अर्थ के 3 लेयर रहते हैं, ऊपर में क्रस्ट, फिर नीचे में मेंटल, फिर नीचे में कोर, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है। तो एक अर्थ है, इसी को अगर हम लोग काट के देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रस्ट मेंटल तक नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग केवल क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट को में अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काट कर देखेंगे तो कैसे हमको दिखेगा, है ना। तो जैसे आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप में डिस्प्ले प्रोफाइल रखते हो ना, वैसे ही सॉइल का प्रोफाइल है, सॉइल को काटेंगे तो कैसे दिखेगा वो, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। तो इसमें 5 लेयर्स इसको डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग लेयर ओ बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल आर, और इनके बीच में ए बी सी। तो इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग ओ लेयर, ओ मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा रहती है, उपजाऊ रहता है, इसी के कारण, है ना। और ये टॉप लेयर रहता है, तो हम लोग खेती वगैरह जो भी प्लांटेशन वगैरह यहीं पर उगाते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या होता है, आर। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक। यहाँ पर बड़े बड़े क्या होते हैं, चट्टान जैसे पत्थर पाए जाते हैं। जैसे आप लोग क्या होता है, जब बोर वगैरह ड्रिल करते होंगे तो देखते हैं कि इसी पत्थरों के बीच में क्या होता है, पानी भर रहता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो जब बोरवेल कराया जाता है तो यही पत्थर गोल गोल टुकड़े में, आप लोग है ना बचपन में खेले होंगे, तो ये क्या होता है, ये यही पत्थर है। अब इसके बीच में क्या होता है, लेयर ए बी और सी रहता है। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाता है, पहले तो मिट्टी रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होते जाएगा और फिर धीरे धीरे पत्थर का साइज बढ़ते जाएगा, रॉक का साइज। तो सबसे बड़ा बड़ा जो रहता है इसी को आर बेड रॉक बोलते हैं। इसमें से क्या होता है, जो लेयर बी है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल लेयर बोलते हैं। मिनरल मतलब यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोयला हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब लेयर बी में पाए जाते हैं। तो लेयर बी को क्या बोलते हैं, मिनरल लेयर भी बोलते हैं। तो 5 लेयर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जहां भी डायग्राम आएगा मतलब उसको अच्छे से दो दो 3 बार आप लोग को बना के देखना है और एग्जाम में डेफिनेटली बना के आना है। तो इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना। सॉइल तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, सॉइल, इससे पहले और एक चीज समझ लेते हैं कि सॉइल बनता कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग वैसे तो इसको सब बेसिक चीज है, आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। जैसे सॉइल किससे बनता है, रॉक से बनता है। रॉक मतलब जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें धूप पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, सर्दी पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक, है ना, क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक के कारण ये क्या होता है, ये फिर छोटे छोटे पत्थरों में टूटेगा, है ना। ऊपर से इधर से ये फिर पानी के साथ, नदियों के साथ आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फिर ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये एकदम फाइन पार्टिकल्स में, बारीक छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं और यहीं से सॉइल का, मिट्टी का निर्माण होता है ना। तो सॉइल ऐसे बनता है। फिर इसका अलग अलग क्या होता है, टाइप्स रहता है, मतलब हर जगह एक जैसा सॉइल नहीं पाया जाता है। कहीं पर जैसे ह्यूमस ज़्यादा है। ह्यूमस क्या होता है, आप लोग जो सड़े गले पत्ते रहते हैं या जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो गए, एनिमल के बॉडी पार्ट्स हो गए, तो ये क्या हो जाते हैं, जब सड़ गल जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमस, है ना। काला ह्यूमस क्या करते हैं, प्लांट्स को या सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। तो ये ह्यूमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए। तो इसीलिए सॉइल को क्या किया गया है, अलग अलग 6 टाइप में हम लोग देखेंगे। इंडिया में 6 टाइप के हमको सॉइल देखने के लिए मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉइल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और इसको फिर मैप में भी देखेंगे, एलुवियल सॉइल। सबसे पहला क्या आता है, एलुवियल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है ना। ये एलुवियल सॉइल कहाँ पर जाता है,
पाया जाता है, तो ये ज़्यादातर रिवर बेसिन के नज़दीक पाया जाता है। रिवर बेसिन मतलब जहाँ पर से नदियाँ होकर बहती है। जैसे ये कहाँ पर पाया जाएगा अपने इंडिया में, तो मैप में देखते हैं तो इधर आप लोग उत्तराखंड से गंगा रिवर जाती है, जानते हैं, फिर यमुना रिवर। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था ना, ये पूरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, गंगा और यमुना का मैदान है। तो इसी वाले एरियाज में क्या है, ये ज़्यादातर एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और जो जब फर्टाइल होगा, क्यों फर्टाइल होता है, क्योंकि जब नदियाँ अपने साथ आती है तो ये फर्टाइल जो सॉइल है वो लेकर आती है, और जब यहाँ आसपास एरियाज में बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो यहाँ पर वो उपजाऊ जमीन जो है वो, मतलब उपजाऊ जो सॉइल है वो यहाँ पर जम जम जाती है। तो इसके कारण आसपास का जो एरिया है, ये यूपी, बिहार है ना, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। और इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लोग भी रहेंगे, तो यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहता है। तो इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर यूपी बिहार वाले एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। पूछा जाता है मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सा है, एलुवियल सॉइल है ना। फिर उसके बाद आता है रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल, इसको हम लोग लाल और पीली मिट्टी भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसका खास बात क्या है, ये सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है इंडिया में, और छत्तीसगढ़ में भी ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा फर्टाइल तो एलुवियल सॉइल है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, रेड और येलो सॉइल। इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन में अगर हम लोग देखेंगे, इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, रेड और येलो सॉइल ही पाया जाता है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंडिया में और अपने छत्तीसगढ़ में भी कौन सा सॉइल पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल। अब एक चीज़ और पूछता है इसमें कि इसका जो रेड कलर रहता है वो किसके कारण होता है। तो इसका रेड कलर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है ना। कभी आप लोग बोरिंग का पानी पिए होंगे या बोर का पानी देखे होंगे, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा भूरा भूरा या लाल कलर टाइप से रहता है। वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। वैसे ही जो मिट्टी है उसका जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। फिर थर्ड आता है ब्लैक सॉइल। इसको हमेशा आप लोगों को बताया है कि इसका नाम कैसे याद रखना है, ब्लैक कॉटन सॉइल है ना। क्यों कॉटन, क्योंकि ये क्या होता है, कॉटन जो कपास है ना, जो रुई है, उसके फसल के लिए, उसके क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है कौन सा, ब्लैक कॉटन सॉइल। क्यों, इसमें क्या होता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ये जो है पानी को बांध के रख सकता है, पकड़ के रख सकता है ना। जैसे अगर हम लोग रेत में अगर पानी डालेंगे तो वो नीचे तक बहाता है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल रहता है उसको पकड़ के रखता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए कॉटन के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कॉटन के लिए क्या है, नीचे तो इसको जड़ जड़ को इसको पानी चाहिए, और ऊपर से क्या चाहिए, इसको धूप चाहिए रहता है। तो इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल में हम लोग कॉटन कल्टीवेशन करते हैं। अब ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये डेक्कन प्लेटू वाले एरियाज में है ना। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस वाले रीजन में, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में यहाँ पर क्या पाया जाता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। काली मिट्टी या काली मृदा इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल, अब ये क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। गांव में आप लोग मुरुम देखे होंगे या मुर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बस वही चीज क्या होता है, लेटेराइट सॉइल होता है ना। ये उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं रहता। ये पाया कहाँ पड़ जाता है, तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर हाई रेनफॉल है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास में सॉइल है, तो सॉइल का जो टॉप लेयर है जो फर्टाइल रहता है, ये यहाँ पर पानी गिरता है ना, तो पानी गिरने के कारण ये वॉश अवे हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका निच्छालन हो जाता है, मतलब ये हटा दिया जाता है। तो इसके कारण से क्या हो गया, जो खराब वाला जो लेयर है वो बचता है। तो इसी को हम लोग लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। और इसमें लेटेराइट सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जो टी हो गया या फिर कॉफ़ी हो गया, ये सब उगाया जाता है। तो ये कहाँ पर मिलता है हमको लेटेराइट सॉइल, तो आप लोग जानते होंगे, ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, ईस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया है ना, असम वगैरह वाला एरिया हो गया। यहीं पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। तो यहीं पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है, लेटेराइट सॉइल। और जानते हैं आप लोग कि केरल, कर्नाटका में हमको क्या हो गया, चाय और कॉफ़ी वगैरह देखने मिलता है। वैसे ही असम वगैरह में हमको चाय का कल्टीवेशन देखने मिलता है, टी का, तो टी लीव्स होते हैं ना। तो इसीलिए क्या होता है, लेटेराइट सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, तो इस एरियाज में पाया जाता है इंडिया के। फिर आता है अराइड और डेजर्ट सॉइल। अराइड मतलब क्या होता है, सूखा है ना। डेजर्ट मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, मरुस्थल।
तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो हमको डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगा। तो ये राजस्थान का जो थार डेजर्ट हो गया वहाँ पर हमको ऐसा जो है सॉइल मिलेगा। फिर लास्ट जो आता है माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। तो ऐसा सॉइल जो ज़्यादातर फॉरेस्ट या हिली रीजन में पाया जाता है, जैसे हिमालय हो गया, वहाँ पर हमको माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल देखने मिलता है। तो ये पूरा जो हमारा हिमालयन वाला रीजन हो गया, इस एरियाज में हमको फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल देखने के लिए मिलेगा। तो ये 6 टाइप्स ऑफ सॉइल थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। रेड और येलो सॉइल सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में और इंडिया में पाए जाने वाला रेड और येलो सॉइल ही है। फिर उसके बाद रेड कलर किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ब्लैक सॉइल क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। और डेक्कन जो प्लेटू है, जो दक्षिण भारत का जो ये है पठार है, वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद लेटेराइट सॉइल आता है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल रहेगा वहाँ पर। टॉप लेयर वाश अवे हो जाने के कारण ये लेस फर्टाइल रहता है और टी और कॉफ़ी इसमें कल्टीवेशन करते हैं। कहाँ पर, तो ये हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और असम के गारो खासी जयंतिया, मेघालय, इस वाले रीजन में पाया जाता है। फिर राइट सॉइल सूखा, ये डेजर्ट वाले एरिया में पाया जाएगा। माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल ये हिमालयन वाले रीजन में पाया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कंप्लीट होता है। एक चीज़ इसमें और पूछा जाता है, ये लैंड क्या होता है ना, या इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया गया था कि फिक्स्ड रिसोर्स क्या है। तो फिक्स्ड रिसोर्स मतलब जो एक जगह पर फिक्स हैं, है ना, जो मूव नहीं कर सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो लैंड क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया गया था फिक्स्ड रिसोर्स में, लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो कौन सा फिक्स्ड रिसोर्स है, तो उसका आंसर आता आपका लैंड, है ना। यहीं पर आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ये आप लोगों के लिए बुक से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक इसमें पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, और एक सॉइल का कौन कैसे कैसे यूज़ करता है ना, यूजेस ऑफ सॉइल। तो इसमें जो पॉटर है वो कैसे यूज़ करता है, फार्मर है वो कैसे यूज़ करता है, ऐसे 5-6 दिए गए हैं। तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 का आप लोग एक्सरसाइज से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3, ये छोटा सा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है, एग्रीकल्चर, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इससे क्या क्या पूछा जाता है कि इंडिया में कितने एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं। सीजन आप लोग जानते हो, सीजन तो क्लाइमेट में हम लोग पढ़े अलग अलग होता है, जैसे विंटर होता है, समर होता है, या मानसून होता है, रेनी सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चरल सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चरल सीजन मतलब जो हम लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग सीजन्स को कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास खरीफ सीजन, है ना। खरीफ सीजन में क्या होता है, या खरीफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं, इसको देखेंगे। तो ये आप लोग कैलेंडर को अपने सामने ध्यान रखिएगा, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है ना। जो हमारे आसपास देखते हैं हम लोग, जो खेती होता है, बस उसी से रिलेट करके याद रखना है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये मानसून के साथ में स्टार्ट होता है, इसका जो बुआई है। सोविंग मतलब क्या होता है, इसका बुआई कब होता है, तो मानसून कब आता है। तो मानसून आप लोग को बताए हैं कि 1 जून को केरला में आ जाता है ना। केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं, आप लोग को याद है क्या, बताइए तो, है ना। पता होगा उसको कमेंट करके बताइएगा, केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, मानसून, है ना। चलो बता ही देते हैं, मालाबार बोलते हैं, है ना। केरला के कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। वहीं से 1 जून को ये क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहीं से क्या होता है, मानसून एंट्री करता है। तो मानसून के आने के साथ जून और जुलाई में क्या होता है, खरीफ क्रॉप जो है इसका बुआई चालू हो जाता है। उसके बाद इसको कब काट लिया जाता है, तो अभी आप लोग देखते हैं अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के टाइम में इसका कटाई भी हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। अब इसका खास बात क्या है कि इसको मानसून में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसको हाई रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए रहता है ना। क्योंकि गर्मी के जस्ट बाद ठंडी तो नहीं आ जाता, अचानक से गर्मी रहता है, तो इसलिए इसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए रहता है। अब आप लोग देखे हैं अभी अभी जो कटाई हुआ है उसमें क्या क्या क्रॉप हम लोग, तो सबसे मेजर क्रॉप जो है आता है वो हमारा पैडी ही है। तो ये ध्यान रखना है, धान इसी समय उगाया जाता है, क्यों, क्योंकि धान को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। इसके बाद इसके साथ साथ क्या होता है, मेज, मक्का जो हो गया, ज्वार बाजरा, जहाँ पानी कम होता है वहाँ पर ज्वार बाजरा लगाया जाता है। फिर आप लोग देखते होंगे ये खेत हो गया, तो इसके मेड़ में बगल बगल में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे तीली वगैरह उगा देते हैं। और उसी तीली को जो अभी मकर संक्रांति आता है उसमें आप लोग जो है तिल के लड्डू बना के खाते हो। तो इसमें जो है तिल हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, या फली हो गया, ग्राउंड नट, ये सब भी खरीफ क्रॉप में आता है।
तो इसका क्रॉप भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सा क्रॉप है ना, या खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं। तो आप लोग को 4-5 चीज इसमें ध्यान रखना है। मानसून के साथ खरीफ क्रॉप स्टार्ट होता है, उसके बाद पानी इसको ज़्यादा चाहिए, हाई टेम्परेचर और रेनफॉल। कब इसको सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं तो जून जुलाई में। कब इसको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में। मेजर क्रॉप, मेन क्रॉप क्या क्या है, पैडी, मेज, ज्वार बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है खरीफ क्रॉप में। फिर इसके बाद आता है रबी क्रॉप। अब जैसे ही ये खत्म हुआ खरीफ क्रॉप, उसके बाद रबी का सीजन आ जाता है। अब रबी के सीजन में देखते हैं आप लोग कौन सा सीजन आ गया, ये विंटर सीजन आ गया। तो विंटर सीजन में रबी क्रॉप लगाते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर क्या रहता है, कोल्ड और बारिश उतना होता है क्या, नहीं होता है। तो इसके लिए क्या हो गया, हमको पानी थोड़ा कम रहेगा तो भी चल जाता है, पानी कम रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर, यानी कि ठंडी जो होता है, नमी होना चाहिए हमारे पास, ये रिक्वायर्ड रहता है। अब इसको कब बोते हैं, तो जैसे ही खरीफ का क्रॉप कटा नवंबर दिसंबर में हम लोग क्या लगा देते हैं, रबी क्रॉप। अब इसको कब काटा जाता है, तो मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है। मेन क्रॉप, अब क्या चाहिए इसके लिए बता दिए, तो है ना, लो टेम्परेचर चाहिए, ठंडी के सीजन में है, मतलब टेम्परेचर कम हो गया, और मॉइस्चर हाई होना चाहिए, मतलब ठंडी, इसको नमी अच्छे से हमको चाहिए होता है। फिर आता है मेन क्रॉप, इसमें कौन कौन से हैं, तो अभी देखते हैं आप लोग, चना बूटा आता है, चना आता है ना, ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर। फिर सरसों का, सरसों जो है खेत में एकदम लहलहाते रहते हैं, पीले कलर का फूल इसका देखे होगे, मस्टर्ड हो गया सरसों। फिर फ्लैक्सीड, अलसी वैसे ही रहता है। फिर वीट हो गया, गेहूं हो गया, है ना। बारले हो गया, बारले क्या होता है, जौ, जो आप लोग हवन वगैरह में देखें, गेहूं के जैसा ऐसा मोटा मोटा लंबा लंबा दाना रहता है इसका, इसी को बोलते हैं बारले, जौ। फिर मसूर हो गया। तो ये सब मेन क्रॉप्स हैं किसके, रबी के। तो इसको आप लोग को देख के मार्केट से रिलेट करना है, कौन सा हम लोग खाते हैं, कौन सा देखते हैं हमारे आसपास खेत में, तो इसको याद रखने का, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में क्या हो गया, थर्ड जो क्रॉप आता है वो क्या आता है, जायद क्रॉप। जायद क्रॉप, अब ये जैसे ही खत्म हुआ, कब इसको काट ली हम लोग, कब बोए थे, नवंबर दिसंबर में। फिर उसके बाद इसको क्या होता है, होली का जो सीजन आता है, होली के फेस्टिवल के आसपास काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में, है ना। तो चना हो रहा भूंज के खाते हो ना इसी टाइम में। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जायद क्रॉप आ जाता है। इसके बाद जब गर्मी आ जाता है तो जायद क्रॉप क्या होता है, इसको मेनली समर सीजन में बोया जाता है। अब मार्च अप्रैल में उसको हम लोग काट लिए थे, तो उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, गर्मी के सीजन में मार्च अप्रैल में जायद क्रॉप लगाते हैं। जायद क्रॉप, और फिर इसको काटते कब हैं, तो मई जून में। ये लगभग 1 से 2 महीने का ही फसल रहता है, ये मई जून में इसको काट लिया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट, हाई हीट रेजिस्टेंस क्रॉप रहता है ये। मतलब इसको गर्मी में भी हम लोग आराम से लगा सकते हैं, इसका गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पे। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, गर्मी के सीजन में क्या खाते हो आप लोग, अरे तरबूज खाते हो ना, कलिंदर, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरमेलन। कुकुम्बर हो गया, खीरा, ककड़ी, और भी जो वेजिटेबल्स आते हैं, पंपकिन वगैरह हो गया, कद्दू हो गया, है ना। तो ये सब जो मेजर क्रॉप हैं वो जायद क्रॉप कहलाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। कितने कितने हम लोगों ने सीजन देखा इंडिया में, एग्रीकल्चरल सीजन 3, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, उसके बाद में जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप में मानसून में बोएंगे हम लोग, पानी ज़्यादा चाहिए रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए रहेगा। फिर इसके बाद पैडी मेन क्रॉप हो गया, पैडी हो गया, तुअर हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सब चीज़। कब इसको जून जुलाई में बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। उसके बाद आता है रबी, ये हम लोग विंटर सीजन में करते हैं। इसको ठंड का ज़रूरत रहता है, मॉइस्चर, टेम्परेचर लो चाहिए रहता है। क्या क्या उगाएंगे, तो ग्राम हो गया, पी हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, वीट, है ना। उसके बाद क्या हो गया, और भी बहुत सारे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, मसूर, ये सब चीज़। फिर उसके बाद आता है जायद, ये इसको हम लोग समर सीजन में उगाते हैं। कब, इसको हम लोग मार्च अप्रैल में और जून जुलाई में, जून में काट लेते हैं। ये हाई हीट रेजिस्टेंट रहता है, हीट को रोक सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जायद क्रॉप। इसमें आ जाता है आपका कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, फिर वाटरमेलन, फिर वेजिटेबल्स, ये इसके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। फिर एक चीज़ जो इसमें आप लोग को और ध्यान रख सकते हो, वो क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोग जानते हो, इसके बारे में आप लोग क्लास 8 में, 9th में अच्छे से पढ़ लिए होंगे। 1916 में, 1960 के टाइम में क्या था, इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का एक फेमस स्लोगन आप लोग, तो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो इन्होंने जय जवान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसी टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। लोगों के पास खाने के लिए कमी थी, तो लोगों ने क्या किया,
एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो पैडी है और जो वीट है इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। इसमें क्या किया गया था, 3 चीज बताए हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल किया गया ताकि हम लोग कम बीज डालें और हमको ज़्यादा फसल मिले, है ना। उसके बाद इरिगेशन पे फोकस किया गया। उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे तो डैम्स बनवाए गए, बहुत सारे नहरें बनवाई गई, कैनाल्स बनवाए गए थे ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। पहले अकाल सूखा वगैरह पड़ता था, है ना, बारिश नहीं हो पाता था तो बोरवेल्स ट्यूबवेल सुविधा नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए डैम और कैनाल्स बनवाए गए थे। फिर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लग गया। पहले जो है गोबर, जो काऊ डंग का ही इस्तेमाल करके काम चलाते थे, अब बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आ गए, यूरिया, पोटास, डीएपी, ये सब। तो इस सब के कारण से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर जो हम लोग फूड फूड ग्रेन जो होता था इसका प्रोडक्शन बढ़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर जो पैडी प्रोडक्शन में पूछता है कि टॉप स्टेट कौन कौन है, सबसे ज़्यादा पैडी प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं मानना है। पैडी मतलब क्या हो गया, धान, है ना। तो धान जो होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में वेस्ट बंगाल में होता है। फिर सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश में होता है। तो फर्स्ट में बंगाल में होता है, बंगाल के लोग मछली भात ज़्यादा खाते हैं, है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा धान का प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है वीट प्रोडक्शन। वीट मतलब गेहूं कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट नंबर में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। दूसरे नंबर में है पंजाब। यहाँ के लोग ज़्यादातर रोटी खाते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं, है ना। त्योहार हो गया तब चावल बनानी है, नहीं तो रोटी ही खाते हैं लोग 12 महीना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये वीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश और पंजाब टॉप में। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है ये इसका रिवीजन कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स का भी हम रिवीजन का वीडियो लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों का पढ़ाई जो है वो अच्छे से होता रहे और एसएससी में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए आप लोगों को, है ना। एग्ज़ाम्स आप लोगों के पास आ रहे हैं तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा और आप लोग भी अपना पूरा मन लगाकर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली अच्छा आने आएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का एडिट नहीं किया हूँ इसमें वीडियो में, ताकि आप लोग केवल इसको रिवीजन कर सके, अच्छे से ध्यान से सुन सके। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देख लेना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स तक, है ना। ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, सर बोले हैं तो, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हो आपके फ्रेंड्स तक और दूसरे भाई बहन हैं जो और भी दूसरे स्कूल्स में या पढ़ रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी एसएससी में हेल्प हो जाए। कई लोगों को एसएससी समझ नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो, है ना। मैं अभी तक आप लोगों को कभी भी लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, ये सब फालतू चीज़ नहीं बोला हूँ, लेकिन ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके, इसलिए आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद।